हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कार्यपालिका क्या होती है? भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है और ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो इतना पावरफुल कैसे है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कार्यपालिका क्या है। सरकार का वह अंग जो कानून को लागू करता है और देश का प्रशासन चलाता है उसे कार्यपालिका कहते हैं। और जो सरल शब्दों में अगर हम देखते हैं तो जो सरकार देश चलाने का काम करती है उसे कार्यपालिका कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? कानून लागू करना, जो भी प्रभावी कानून होते हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करना है, अच्छे तरीके से लागू करना है, देश का प्रशासन चलाना है और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा बनाए रखनी हो या बाहरी देशों से सुरक्षा करनी हो। इसका कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का ये प्रमुख कार्य है कि वह सुरक्षा व्यवस्था दे, विदेश नीति चलाना कि दूसरे देशों के साथ भारत का कैसा संबंध होगा, विदेश नीति का संचालन करना इसका कार्य है, योजनाएं लागू करना, सेना और सरकारी अधिकारियों को नियंत्रित करना भी इसका एक प्रमुख कार्य है। ठीक है। कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है। संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका। ठीक है। संसदीय कार्यपालिका क्या होती है? संसद के प्रति जो उत्तरदायी हो वो क्या होती, वो कौन सी कार्यपालिका है? संसदीय कार्यपालिका। ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इसका अर्थ है कि सरकार तब तक काम करती है जब तक कि संसद का विश्वास उसके साथ रहता है, यानी कि सरकार जब तक रहेगी जब तक वो मेजॉरिटी में है। ओके। उदाहरण भारत में यही व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली के बारे में हम जानेंगे, इसकी विशेषताएं क्या है, इसको अपनाने के फायदे क्या है और कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। हर चीज़ के कुछ ना कुछ फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हम 1-2 वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। संसदीय प्रणाली एक ऐसी व्यवस्था, शासन व्यवस्था है जहां कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। संसदीय प्रणाली में सिंपल बात है कि जो कार्यपालिका होगी वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है। फिर दो प्रमुख हेड जो 2 प्रमुख होते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखिए संसदीय व्यवस्था की, तो इसमें 2 प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का प्रमुख होता है और एक वास्तविक प्रमुख होता है। तो नाम मात्र का प्रमुख होगा वो कौन है? वो राष्ट्रपति है हमारे यहाँ तो, पर कुछ कुछ देशों में क्या होगा? राजा भी हो सकता है। तो एक नाम मात्र का प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति / राजा। भूमिका संवैधानिक प्रमुख होता है ये, जिसके नाम पर सभी निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि हर कानून के बाद इसके हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। ठीक है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। यह सरकार का मुखिया होता है जो वास्तविक निर्णय लेता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व भी यही करता है। उदाहरण के लिए भारत में नरेंद्र मोदी क्या है? वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर देश के महत्वपूर्ण निर्णय लेती हैं। यह प्रणाली प्रधानमंत्री को सरकार के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका देती है। संसद के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका यानी कि सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। ये देखो कि आप अगर सरकार कोई कानून लाती है या फिर वो अच्छे से कोई काम नहीं कर पाती है, या जैसे अब मान लो कि दिल्ली में प्रदूषण का हो गया, कोई नदी में प्रदूषण का हो गया, कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित उन्होंने कुछ कानून बनाने हैं या लागू करने हैं, या कुछ भी आप मान लो कि जो वो सही से काम नहीं करती, तो संसद जब बैठती है तो विपक्ष नेता वहाँ पे उनसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये किया है तो ये क्यों किया है। ठीक है। तो क्या है ये? संसद के प्रति सरकार जवाबदेह है। यदि लोकसभा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। यह सरकार पर संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है, यानी कि मेजॉरिटी में रहना सरकार का रहना पड़ेगा। अगर वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है यानी तो क्या है इसका मतलब? उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, और मेजॉरिटी नहीं है तो वो सरकार नहीं रहेगी और उसे हटना पड़ेगा। इसलिए क्या है, इससे सरकार पर नियंत्रण बनाती है संसद। ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका का संबंध, मंत्री आमतौर पर संसद के सदस्य होते हैं, यानी कि देखो जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वही विधायिका के भी सदस्य हैं। हमारा जो MP है वो क्या है? कार्यपालिका में आता है, उसके क्षेत्र में वो काम करवाता है, पर उस क्षेत्र से संबंधित अगर कुछ समस्या है, कोई कानून लागू करना है, वो क्या संसद में और विधानपालिका में क्या करेगा? कानून भी वही बनाएगा। तो क्या है ये? यह कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जिससे नीतियों का निर्णय और कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है। ठीक है। फायदे क्या है इससे?
कि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाती है सरकार। कैसे सरकार सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होती है, जो जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। यह सरकार को जनता की इच्छाओं और ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। आप देखो कि संसद में पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं, ठीक है। तो सरकार के अलावा जो लोग बचते हैं वो उनको भी तो किन्होंने भेजा है, जनता ने चुन के ही भेजा है। और जो सरकार है वो उनसे सवाल जवाब होते हैं विपक्ष के द्वारा। तो इससे क्या है, वो ऐसा कुछ भी कानून लागू नहीं कर सकती जो ना करना चाहिए या मना नहीं सकती है, ठीक है। समझ रहे हो, जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह है सरकार, ठीक है। संसदीय व्यवस्था को अपनाने का एक यह महत्वपूर्ण ये था कि कारण था कि जनता के प्रति सरकार क्या रहेगी, जवाबदेह रहेगी, ठीक है। संसदीय नियंत्रण, संसद सरकार की नीति और कार्यों की निगरानी कर सकती है और उसे नियंत्रित कर सकती है। यह शक्ति कोई दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। तानाशाह की संभावना कम है क्योंकि शक्ति का विकेंद्रीकरण और संसदीय नियंत्रण तानाशाह प्रवृत्ति को कम करता है। समझ गए। संसदीय व्यवस्था, इसी में ये मान लो कि संसदीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया था, इसका आंसर भी यही है कि जनता के प्रति अधिक जवाबदेह हो जाती है, संसद नियंत्रण बना के रखती है, तानाशाह की संभावना इससे कम हो जाती है। और अगर मैं अलग से क्वेश्चन बता रही हूँ आपको कि भाई क्यों संसदीय व्यवस्था हम अपनाएं, इसके बीच अगर आप देखेंगे तो क्योंकि 1919 और 1935 से ही हमें क्या है, हमारे यहाँ के प्रशासन को आदत लग गई थी, क्योंकि पहले से ही यूरोप मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वहाँ पे क्या था, यूरोप में वो संसदीय व्यवस्था थी, तो उन्होंने यहाँ पे भी वही लागू करके रखी थी। तो क्या यूज टू भी थे हम संसदीय व्यवस्था के बारे में, ठीक है। फिर नुकसान क्या है इसका, सरकार अस्थिरता, यदि सरकार बहुमत खो देती है तो जल्दी गिर सकती है। यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण बन सकता है, खासकर गठबंधन सरकारों में। आज तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, बहुत ही बहुमत वाली सरकारें बन रही हैं अभी, पर 1990 का जो दशक था उसमें क्या सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, बन रही थी, गिर रही थी। इससे क्या होता है, सरकार अस्थिरता आ जाती है सरकार में और उससे देश के विकास का कार्य नहीं हो पाता, ठीक है। तो समय व्यर्थ होता है और देश की विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है, तो यह एक नुकसान हो गया। अगर इसके अलावा अगर देखें कि अगर अध्यक्षात्मक होती तो क्या वहाँ पे 5 साल का टेन्योर उनका फिक्स होता, ऐसे इतना आसानी से उनको हटा भी नहीं पाते। पर इधर अविश्वास पारित कर दे या फिर बहुत सारे कंट्रोल करने के तरीके हमारे पास संसद कंट्रोल करके रखती है, ठीक है। तो अस्थिरता इसका क्या एक नुकसान है। राजनीतिक अस्थिरता, बार बार चुनाव या सरकार बदलने से नीतिगत निरंतरता प्रभावित हो सकती है। अच्छा देखो अभी तो इतना नहीं है क्योंकि 10 साल से क्या है, 2014 से बल्कि क्या है, हमारी बीजेपी चल रही है हमारे देश में, तो इतनी अस्थिरता नहीं है। पर पहले के टाइम में अगर आप अपने पापा या दादा से पूछोगे तो ऐसा होता था कि एक सरकार है वो गिर गई, दूसरी सरकार आई, उसने जो पहले वाली सरकार ने जो नियम कानून बनाए थे या जो नीतियाँ बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी, योजनाएं बनाई थी, उनको नई सरकार आके बदल देती थी कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वो होगा। तो इससे क्या है, फिर से वही बात है कि विकास के आड़े आती हैं ये चीज़ें राजनीतिक अस्थिरता होने पर, ठीक है। उदाहरण के लिए संसदीय प्रणाली किस किस देश में है, भारत में है, यूनाइटेड किंगडम में है और जापान में है। समझ गए। अब आता है हमारा दूसरा अध्यक्षीय कार्यपालिका, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति ही देश और सरकार दोनों का वास्तविक हेड होता है। पर संसदीय में क्या था, वास्तविक कौन था, प्रधानमंत्री, और नाम मात्र था राष्ट्रपति या राजा। पर यहाँ राष्ट्रपति ही वास्तविक है और जो भी है सारी शक्तियाँ मतलब देश का और सरकार का दोनों का ही प्रमुख राष्ट्रपति है। इसकी प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, वह सरकार का संचालन करता है। उदाहरण के लिए अभी कौन है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति है, ठीक है। शक्तियों का पृथकीकरण, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होती है। अच्छा देखो अध्यक्षात्मक में तो अलग अलग है, कार्यपालिका अलग है और विधायिका अलग है, पर भारत में क्या है, जो कानून बनाते हैं वही कानून लागू करते हैं। संसद में भी कौन लोग ही बैठते हैं, वही है ना, MP MLA, जो विधान पालिका में MLA, ठीक है। तो इससे क्या है, वो मिक्स होती हैं चीज़ें, जो कानून बनाएगा वही लागू करेगा। विधानसभा मतलब संसद का क्या काम है, संसद में उनको क्या काम करना है, उनको एज ए कार्यपालिका क्या काम करता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इधर क्या है, ये दोनों काम अलग अलग करेंगे, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होती है। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते,
इधर, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या मंत्री सदस्य होते हैं, समझे। निश्चित कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल तय होता है, उसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। संसद के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होता ये, ठीक है। क्या ये संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, पर संसदीय व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा था, भारत में हम क्या है, जो सरकार है वो उत्तरदायी है संसद के प्रति, ठीक है। राष्ट्रपति संसद से स्वतंत्र होकर काम करता है। फायदे क्या है इस चीज़ के, स्थिर सरकार, सरकार में स्थिरता बनती है, जल्दी फैसले लेने में क्षमता, निर्णय प्रक्रिया तेज हो जाती है, इससे किसी का वेट नहीं करना पड़ता कि भाई वो हमें अलाउ करेंगे, उनका निर्णय वो देंगे, उसके बाद हम कार्य करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट ने सोचा हमें ये काम करना है तो वो अपनी स्पीड के हिसाब से काम शुरू कर देता है, वो वेट नहीं करता किसी चीज़ का, ठीक है। यहाँ तो 6 महीने में एक बार आएगी संसद, उसमें वो कानून बनाएंगे, वो भी देखेंगे उनको मिला है कि नहीं मिला है मंजूरी, और फिर देखते हैं उसमें भी राष्ट्रपति अपनी राय देंगे, वहाँ न्यायालय भी नज़र रखता है कि वो भी तो टोक देता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही इधर अध्यक्षात्मक में ऐसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। फिर इसका नुकसान क्या है, राष्ट्रपति बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, जिससे क्या तानाशाह बनने का, निरंकुशता का खतरा हो जाता है, ठीक है। संसद और राष्ट्रपति के बीच टकराव हो जाता है, क्योंकि कानून लागू करने वाला और बनाने वाले अलग अलग हैं। इससे क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए ब्राजील और यूएसए। अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका, ठीक है, ये क्या होती है, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास शक्तियाँ होती है। यह संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण है, ओके। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, 2 शक्तिशाली पद होते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति सीधे चुना जाता है और राष्ट्रपति जनता के द्वारा सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रधानमंत्री सदन को जवाब देता है। राष्ट्रपति किसको जवाब देगा, किसके प्रति जवाबदेह है, वो जनता के प्रति, और प्रधानमंत्री संसद के प्रति, ठीक है, उत्तरदायी है। इसके फायदे क्या हैं, शक्तियों का संतुलन हो जाता है, ऐसा भी नहीं है कि सारी शक्तियाँ ही राष्ट्रपति के पास हैं या सारी शक्तियाँ ही प्रधानमंत्री के पास हैं, दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा हो गया है, वो संतुलन बना रहता है। प्रशासन ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, 2 प्रमुख के होने से प्रशासन अधिक प्रभावी हो जाता है। नुकसान क्या है उनके बीच, ये मानो कि अगर उनके विचार नहीं मिल रहे, उनको क्या करना है, तो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संघर्ष हो सकता है, कभी कभी भ्रम की स्थिति बन सकती है कि किसकी शक्तियाँ अधिक है। जैसे उदाहरण देखें तो ये किस में है, फ्रांस और रूस में अर्ध अध्यक्षीय। अब ये जो मैंने पूरा पढ़ाया है उसी को मैंने एक टेबल बना दी है कि आधार क्या है। वास्तविक प्रमुख संसदीय में प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्षीय में राष्ट्रपति होता है और अर्ध अध्यक्षीय में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। संसद के प्रति उत्तरदायी संसदीय व्यवस्था में होता है, अध्यक्षीय में नहीं होता, और अर्ध अध्यक्षीय में आंशिक रूप से कभी हाँ तो कभी ना, ठीक है। शक्तियों का विभाजन संसदीय व्यवस्था में कम है, क्योंकि जो कानून बनाते हैं वही लागू करते हैं। अध्यक्षीय में अधिक होता है और अर्ध अध्यक्षीय में मध्यम होता है। उदाहरण के लिए भारत संसदीय का उदाहरण होगा, अध्यक्षीय में यूएसए होगा और अर्ध अध्यक्षीय में फ्रांस और रूस होगा, ठीक है। इतना छोटा सा टॉपिक था पर बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज मुझे लगता है आपको मिली होगी इससे, और आगे तक का आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, कौन सी कार्यपालिका बेहतर है और कौन से देश में कौन सी कार्यपालिका काम करती है, ठीक है। धन्यवाद।